हेलो बच्चों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कुछ फॉर्मूलेस के बारे में, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो हमने डिस्कशन किया था मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये फॉर्मूला हमने देखा था। एम बी डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वी इन एम एल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने देखा था मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने देखा था इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी? कैपिटल एम is molarity, Mb is molar mass of solute and D is density of solution। और हमने देखा था रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। इसका हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था लास्ट वीडियो में, नमन। फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन W बाई डब्ल्यू परसेंट विथ मोलैरिटी। Mb क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड W बाई डब्ल्यू परसेंट। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर W बाई बी परसेंट, एम बी वही है जो पहले बताया मैंने आपको। वापस से हमारे पास फिर नेक्स्ट आता है, इसका फॉर्मूला थोड़ी उल्टा सीधा कर दिया, पर ठीक है, पढ़ा है, सीक्वेंस वाइज है। यहाँ पर है गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगेन ये क्या? W बाई डब्ल्यू परसेंट। फिर उसके आगे देखें, यहाँ पर क्या है? W बाई वी परसेंट, W बाई वी परसेंट, अगेन V बाई वी परसेंट। ये तीनों बातें हमने एक्सप्लेन करी थी लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं। आज हम बहुत शानदार टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? द नेम ऑफ टॉपिक विल बी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जी हाँ, मोल फ्रैक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है। बस कुछ रूल्स हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखने पड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ कि याद मत रखिए, क्वेश्चन कर लीजिए, अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। ओके, लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, आप बस इतना कर सकते हैं। खैर, हम आगे डिस्कशन करते हैं इस पे, किन किन चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो डिस्कशन है उसके बारे में बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component, the ratio of number of moles of component and total moles, simple। number of ratio between, मैं ऐसा रख देता हूं, ratio between, पहले तो एग्जांपल के थ्रू आप समझो। जैसे मान लीजिए आपके पास ए एंड बी टू कंपोनेंट्स, मैं मान लेता हूं कि एक सॉल्यूशन आपने कंसिडर किया, कोई सा भी सॉल्यूशन कंसिडर किया, इसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। ध्यान से समझिएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स बी है, एन बी है, ठीक। तो इसका मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन कैसे होगा वो ध्यान से समझिए। हम मोल फ्रैक्शन को काई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा, और काई बी से। शॉर्ट फॉर्म में कई बार एक्स एक्स भी लिख देते हैं, वो बात की बात है, क्योंकि हर बार बना पाना थोड़ी मुश्किल होता है इसको, इसलिए बनता कैसे, ध्यान से देखिए इसको, ऐसा, फिर ऐसा, इस तरीके से ऐसा, और फिर में आता है यहाँ पे ए, वापस से ये ऐसा, ऐसा, और फिर यहाँ पर आता है बी। तो ये है मोल फ्रैक्शन। ओके, तो आप डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। द रेशियो बिटवीन, मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, द रेशियो बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, द रेशियो बिटवीन number of moles of component, the ratio between number of moles of component and the solution, number of moles of solution, number of moles of solution। ये देखिए, तो इसको बोलते हैं हम मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, द रेशियो बिटवीन, दोनों के बीच का रेशियो, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट ले सकते हैं।
ऐसे अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं किसके लिए, काई बी के लिए या बी वाले कंपोनेंट के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ मोल फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ये है मोल फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख के देता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, द रेशियो between number of moles of component, 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 the ratio between number of moles of component। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, बस ये समझ गए आप लोग। अभी और भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे डेफिनेशन, चिंता ना करें। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने वही बताया आपको, इफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, इफ ए एंड बी टू कंपोनेंट्स, तो ए का नंबर ऑफ मोल्स, ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए, बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी, और मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इसका, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया ए, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया बी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो मुझे अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए ए कंपोनेंट का, ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू number of moles of A, number of moles of A, number of moles of A component upon number of moles of solution, number of moles of solution, number of moles of solution। ये देखिए आप, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट B, number of moles, sorry, mole fraction of component B is equals to number of moles of, number of moles of B, number of moles of B upon number of, number of moles of B upon number of moles of solution। ये होता है मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, मैंने ये भी बता दिया। मान लीजिए अगर आपको इससे समझ में ना आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ वी हैव ए, बी एंड सी कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, मान लीजिए हमारे पास तीन कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, एक, दो, तीन। कहने का मतलब ये है कि जो एक सॉल्यूशन बना है वो ए, बी, सी के मिक्सचर से बना हुआ है। इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर एक सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हो तब हम मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे समझेंगे, वो देखिए ध्यान से। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तीन हुआ, तीन, चार हुआ, चार, 50 हुआ, कितने भी कंपोनेंट, वी डोंट केयर, वी कैन फाइंड all the number of moles, sorry, mole fractions। मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मान लीजिए Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए Nb, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए Nc। ये सबके सब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स। इसका जो मोल फ्रैक्शन था वो हो गया ए, काई ए, काई बी एंड काई सी। तो इसको आप एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तब इसका नोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसे हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए। ए के लिए मोल फ्रैक्शन में फाइंड करने जा रहा हूं। तो ए के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ठीक, ये ए के लिए मोल फ्रैक्शन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मैं लिखता हूं एक बार Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तीनों का मिला के होगा, मतलब Na प्लस Nb, तीनों मिला के तो होगा।
एनसी। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा वो तीनों ऐड होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाले के लिए देखें तो वापस से बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वही मैंने आपको बताया जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका रेशियो और सॉल्यूशन का रेशियो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल लें, मान लीजिए आपके पास शुगर और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए आपको शक्कर का मोल फ्रैक्शन या शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, जो रेशियो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर ऊपर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट टर्म को बात करते हैं। जैसे मैं सेकंड वाले के लिए ले रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, Na प्लस Nb प्लस Nc। अगेन बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये हो गया तीनों के मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारा मोल फ्रैक्शन। अब एक शानदार चीज मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए आपका मन किया इन तीनों मोल फ्रैक्शन को आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए ए वाले मोल फ्रैक्शन को, बी वाले मोल फ्रैक्शन को और सी वाले मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमको। अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर सबका सेम है। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर चुपचाप ऐड हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैथ्स तो इतनी आती होगी आपको। तो न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है सबका तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। नीचे वाले सब सेम है, Na प्लस एन बी प्लस एन सी, Na प्लस एन बी प्लस एन सी अगर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम ऐड हो जाएगा, Na प्लस एन बी प्लस एन सी, दैट्स इट। Na प्लस एम बी प्लस एन सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये है मोल फ्रैक्शन का तरीका, ये था मोल फ्रैक्शन का तरीका और ये निकालने का तरीका है। अब सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो आप अब देखने वाले हैं, बड़ी शानदार चीज, वो आप देखिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बिल्कुल सेम है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस, कितने भी मोल फ्रैक्शन हो उन सब का एडिशन हमेशा एक होता है या वन होता है। ओके, हमेशा वन होता है। तो सम ऑफ एडिशन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू वन। अब ये ऊपर वाले का भी एग्जांपल मैं देके बताता हूँ, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप, ये रहा। चलिए अब मान लीजिए आपका मन किया नहीं सर भरोसा नहीं हो रहा है, आप और आगे बताइए। अगर चार कंपोनेंट होगा तो कैसे करेंगे, पांच कंपोनेंट होगा तो कैसे करेंगे। पहले दो कंपोनेंट वाला मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार और। जैसे मोल फ्रैक्शन है आपके पास, फिर से इफ ए एंड बी, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है। इसका मोल फ्रैक्शन मान लीजिए एक्स ए और एक्स बी ले लेते हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया डिनोट किससे करते हैं, लिखना आसान होता है इसलिए मैंने इस नाम से डिनोट किया, इसको रिप्रेजेंट किया। अब मैं मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब मैं लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू, कि भाई काई ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसका भी निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे तो ए लिखेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों को अगर आप सम करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। फिर से मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अगर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। जी हाँ, न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएगा और ये मिलेगा Na प्लस एन बी, और ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन।
तो कितने भी मोल फ्रैक्शन हो उन सबका सम हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आएगा, एक ही आएगा। चलिए तो एक दो और एग्जांपल कर देते हैं। अगर आपका मन करे सर एन टर्म्स हो तब फिर क्या करेंगे, अगर 4 हो या उससे ज़्यादा हो तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है बहुत सारे मोल फ्रैक्शन, तो इफ मैं थोड़ी स्टार डाल के इसको अच्छे से लिख दूं, इफ एन इफ एन n number of components are present in solution are present in solution are present in solution in solution are present in solution, अगर ये solution present है, then then the sum of mole fractions of n components, the sum of mole fractions of the sum of mole fractions of n components n the sum of n components the sum of mole fraction of n components the sum of mole fraction of n components is equal to 1 is equals to 1। जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस डैश 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 प्लस x माइनस 1 प्लस xn इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा चाहे n कंपोनेंट हो चाहे कितने भी कंपोनेंट हो उनका सम हमेशा हमेशा के लिए 1 होता है। तो आप याद रखिए। ओके, चलिए तो यहां तक हो गया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि मोल फ्रैक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है। फॉर्मूलेस को थोड़ी मैं और एक्सपांड करता हूं। जैसे नंबर 1 पॉइंट, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस का रेशियो क्या होता है किसी भी दो कंपोनेंट का। मान लीजिए एक मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और दूसरा मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, इनके बीच का रेशियो। तो एक्स ए कितना निकाला हमने, हमको पता है एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये हमको पहले से पता है। और यहां से हम निकालें एक्स बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, तो यहां से अगर हम दोनों का रेशियो लिखें तो एक्स ए अपॉन एक्स बी, याद रखिए ये सब एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक ही हैं। तो एक्स ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जी हाँ एन ए प्लस एन बी। और यहां पे हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी, वही का ए अपॉन का बी, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो। एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जी हाँ एन ए प्लस एन बी। और ये आपको पता ही है जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। आप क्या करिए, अगर आपको इंटू करना इस पे नहीं आता तो पहले सीधा सीधा आप इसको ऐसे लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है, वैसे का वैसा लिख दीजिए। मैं जैसे नीचे लेके आया वैसे लिख दीजिए आप इसको। और ऐसा लिखने के बाद इसको उल्टा लिख दीजिए। अब ऐसा लिखिए इसका उल्टा होता है, ये नहीं होता एग्जैक्ट, इसका उल्टा हो जाता है। तो इसको कट कर रहा हूं मैं, अब इसको उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। तो इससे आपका और भी काम आसान हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे काम आपके अब आसान होने वाले हैं। एन ए अपॉन एन बी, इनके बिटवीन का जो रेशियो होगा उन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। तो आप आसानी से अगर दो कंपोनेंट दिए हुए तो उनके रेशियो निकाल के आप आसानी से नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। हम और भी इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करना चाहेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। चलिए
तो क्या है इसका फॉर्मूले का एक्सप्लोर करना। तो यहां पर है एक्स ए इज इक्व टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको लिखूंगा मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जी हाँ। और इसका क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देख लीजिए, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। ठीक, ये तो पहला तरीका हो गया भाई, ये तो हमारा एक काम हो गया। दूसरे वाले के रुख करते हैं, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया एक्स बी इज इक्व टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो फिर से वही लिखूंगा मैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये पूरा टर्म जो सेम है ना, यही का ये आ जाएगा वापस। मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना आपको, ये डिनोमिनेटर वाला, ये पूरा सेम आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये वाला टर्म, ये इसके नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। अब इसको हम मॉडिफाइड कर रहे थे, मैंने आपको बताई है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो निकाल लो, जो निकालना है वो निकाल लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों का रेशियो निकालेंगे, एक्स ए अपॉन एक्स बी, दोनों वैल्यू रखेंगे तो आपको पता ही है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू। मैं उठा के रख के दिखा देता हूँ आपको, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। गलती हो गई कि ऊपर जो आएगा ना ए और बी आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम, होती रहती है, उसको अवॉइड करें आप बाय मिस्टेक। यहाँ पर हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बस इतना ही चेंज। सॉरी, मोलर मास ऑफ, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। इन दोनों को हम डिवाइड करने वाले हैं, तो कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पर रख दिया हमने इसको, और फिर हम इससे डिवाइड करेंगे। एक ये हो गया, ऊपर की तरफ आ गया। अब नीचे वाले को भी लेके आते हैं। ये आ गया डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर में चला गया, एक डिनोमिनेटर में चला गया। ध्यान से समझते जाइए, देखते जाइए, मजा आने वाला है आपको। ये इस तरीके से है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो उल्टा पुल्टा कर देते हैं हम लोग। कैसे, देखिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वापस से एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये अलग है ना, ये इधर का अलग है, ये अलग है ना, मिक्स मत कर दीजिएगा, समझने के हिसाब से देखिए। तो अब जो होगा उसके आगे आप देखिए, जो होगा उस पे आप देखिए क्या होगा। इसको मैं फिर से फोटोकॉपी करता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ इसको कॉपी। ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से। और जो नेक्स्ट वाला टर्म है, थोड़ी छोटा करना पड़ेगा, विजिबिलिटी में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वाला जो टर्म है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ रख देंगे। तो इसको बहुत सारे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान से देखते जाइए। आई होप आपको विजिबल हो ये सारी चीजें। ठीक, अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसको थोड़ी सी इक्वल कर लेते हैं इसके। अब इतना बड़ा है, उसको लिखने में थोड़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने कॉपी कर दिया, बाकी आप लिख सकते हैं। वो यहाँ से ऐसा डिवाइड हो गया, और ये हो गया एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये इक्वल है। आप देखेंगे ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या हमको, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये रहा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसको जगह हमारे पास कहाँ है, जगह ऊपर होगी, ये रही जगह। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्व टू, ये देखेंगे, ये डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, सीधे सीधे आ जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये डायरेक्ट आ गया, वैसे का वैसे, देखिए आप ये वाला टर्म।
अब ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन एम ए। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले तैयार हो गए जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मास है तो मास के थ्रू भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बड़ा शानदार तरीका है। शॉर्ट ट्रिक इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये वाला मैंने किया है, इसको उल्टा ले गए, जब ऊपर ले गए तो ये लिखा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये तो एम बी अपॉन डब्ल्यू है। ये अभी मैंने बताया, अभी के अभी, तो इसको भूलना नहीं है आपको। खैर, हम आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हमारा फिनिश हो गया, बट इस पे क्वेश्चन करना भी नेसेसरी है। देख लीजिए, ये मोल फ्रैक्शन था, इसका ये एक फॉर्मूला ये वाला हो गया, एक ये थोड़ी अलग है, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक। इनके बीच का रेशियो वाला एक ये फॉर्मूला हो गया, देख लीजिए आप ध्यान से। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। कितने भी मोल फ्रैक्शन का आप सम करेंगे हमेशा वन आएगा। एक ये फॉर्मूला हो गया, सेम कॉपी टू। यहाँ से मैंने रेशियो के, इनके बीच रेशियो बता दिया, एक ये फॉर्मूला हो गया। और एक हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये वाला फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको उसी जगह लेके चला जाता हूँ तो थोड़ी आपको आसानी होगी समझने में। सब मिक्स हो रहा है एकदम से आपके हिसाब से। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेके चले जाते हैं हम लोग, ऐसे ही लेके चले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जगह थी, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस वाले का फॉर्मूला जो था वो यहाँ आ गया, देखिए, ठीक। तो इनके बीच का जो रेशियो था ये यहाँ आ गया, और आप समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है इनके बीच का जो रेशियो था, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा एक्से था, इनकी बिटवीन का रेशियो, ये रहा आंसर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चंस कैसे होगा हम उस पर बात करेंगे, ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो क्वेश्चंस करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़े शानदार शानदार तरीके हैं फाइंड आउट करने के। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले मोल से शुरुआत करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया। ये मान लीजिए इसका हो गया 0.4 मोल, या फिर चलिए काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 2 मोल, ओके। और ए में ही हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हमारे पास आ गया मान लीजिए 3 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 मोल। इसको मैं ले लेता हूं, उसके नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये, और सॉल्यूट को हम कई बार लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं एनबी। एनबी इक्वल टू हमारे पास 2 दिया हुआ है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लिखते हैं Na। ये वेरिएबल वैल्यू है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली हमने यूज किया इसलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया भाई, ठीक। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा, ध्यान से समझिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का मिला के Na प्लस एन बी, बस। और इसके लिए दोनों साथ में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एन बी कितना है 2 या 2, एन ए कितना है 3 प्लस 2, ये टोटल हो जाएगा 2/5। दैट्स इट, ये है एक्स बी। वहीं पे अगर हम बात करें इस पे, तो ये हो जाएगा, दोनों साथ में लेके चलो, जगह है तो क्या दिक्कत है, नहीं होती तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 3 प्लस 2, ये भी कितना आ जाएगा
3/5 एक्स बी। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का 3/5, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा एक्स ए इज इक्वल टू, सॉरी एक्स ए नहीं है एक्स बी है, गलती क्यों हो रही बार बार, लगता है कुछ अच्छा ही होने वाला है, जब मिस्टेक्स होती है तो कुछ अच्छा ही होता है। एक्स बी इज इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0.4 आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर आएगा 0.6। अब आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको बात बताई थी उसी पे ध्यान दीजिए, उसी पे अमल करते हैं। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा, 1 होगा। मैं इसको थोड़ी इधर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ये देखिए, इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा, ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ तो कोई अलग अलग दिखाई देगा, कुछ नहीं। अब सम कितना होगा दोनों का, मैंने अभी बताया आपको, मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, जल्दी बताइए जल्दी, प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.4, कितना आ गया 1, अभी मैंने आपको बताया। तो हमने क्वेश्चन करके भी देख लिया, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन की वेराइटी को चेंज करते हैं और फिर आप उसको सॉल्व करिए और फिर समझने की कोशिश करेंगे वापस से। तो हमारे पास जगह ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल fractions of the following। चलिए तो शुरुआत करते हैं। वापस से हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ, सॉरी, मास ऑफ H2SO4 is 19.6 gram and mass of water is 7.2 ग्राम, देन फाइंड, हाँ बस बाकी ऊपर तो लिखा है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है दोनों के लिए। तो चलिए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, तो मैं इसको सॉल्व लिखूंगा। याद रखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन मास क्या है, गिवन मास यानी डब्ल्यू बी ऑफ सॉल्यूट यानी H2SO4 इज 19.6। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स H2SO4 इज, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है निकाल के देख लेंगे। वैसे आपको आना चाहिए 98 होता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम। वैसे तो उसका 98 होता है। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 4, इन सबको कर दीजिए 2 प्लस 32 प्लस 64, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ गया 98। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। याद रखिए ये बड़ा आसान है, इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है मोलर मास का, आप देख सकते हैं जाके। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स सब जानते हैं, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास हमारे पास है 19.6 और मोलर मास है 98, एन बी इज इक्वल टू, ओके कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, 0.2, दैट्स इट। एन बी इक्वल टू कितना आ गया, 0.2। ये तो हम पहले स्टेप में बाहर आ गए। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकाला भी तो नंबर ऑफ मोल्स ही आया है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है, बट अभी इनिशियल लेवल है इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल के नहीं बता रहा हूँ। वापस से गिवन मास कितना है वाटर का, गिवन मास है डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 7.2 ग्राम। मोलर मास कितना होता है वाटर का,
ओहो, मोलर मास कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, एम बी इज इक्वल टू H2O का मोलर मास होता है 18। इसका भी आप निकाल सकते हैं। H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 आ गया। ठीक, इतना देखो पता होना चाहिए, ये बेसिक थिंग्स है, आपको पता होना चाहिए। खैर, हम आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको? हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉल्वेंट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास हमारे पास है 7.2, मोलर मास हमारे पास है 18। तो एन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 फोर जा 0.4, एन ए हमारे पास आ गया 0.4। अब हम वापस से मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं एक एक का करके। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम H2SO4 का, XH2SO4 चलेगा। एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी है 0.2। और मोलर मास कितना है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है? एन ए प्लस एन बी। एन ए है हमारे पास 0.4, एन बी है 0.2। एक्स एच टू एस ओ फोर कितना आ गया हमारे पास? 0.2 अपॉन 0.6, जो कि आ जाएगा 2/6। और इसको हम लिख सकते हैं 1/3। इसको लिख सकते हैं 1/3। थोड़ी सी स्क्रॉल कर लेते हैं, हाँ, इसको लिखेंगे 1/3। तो हमारा मोल फ्रैक्शन H2SO4 कितना आ गया? 1/3। जी हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब हम मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं किसका? सॉल्वेंट का। जी हाँ, आपने सही सुना, सॉल्वेंट का निकालने जाएंगे, सॉल्वेंट का। तो एक्स वाटर यानी H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हो जाएगा एक्स एच टू ओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हमारे पास? 0.4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास? 0.4 प्लस 0.2। अरे ये दोनों वैल्यू है ना भाई, इनकी मैं वैल्यू रख रहा हूं, आप सोचिए मत ज्यादा। तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.6, सॉरी 0.4 ऊपर आना चाहिए तो मैंने नीचे लिखना चाहा, ये तो रॉन्ग हो जा रहा था, अभी बच गया। 0.6, और ये कितना आएगा? ये आएगा 4/6, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, बहुत जल्दी में आंसर गलत हो रहा है। 2/3। तो हमारा एक्स एच टू ओ कितना आ गया? 2/3, आप देख सकते हैं दोनों का सम, एक्स एच टू ओ, H2SO4 प्लस एक्स एच टू ओ, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 2/3। जी हाँ, 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3/3। और वापस से वैल्यू क्या आ गई? 1। जी हाँ, आपने सही समझा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे क्योंकि बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो हमने इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल के देखा मास के थ्रू भी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मोल फ्रैक्शन। ओके। कई बार क्या होता है कि एक मोल फ्रैक्शन दिया होता है, दूसरा आपको खुद से कंसिडर करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन उल्टा लिख के देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड फाइंड द मास ऑफ फाइंड द मास ऑफ NaOH लिख दीजिए। फाइंड द मास ऑफ NaOH इन फाइंड द मास ऑफ NaOH इन water. Find the mass of NaOH in solution, not water, in solution. Find the mass of NaOH in the solution. Solution के अंदर हमको इसका मास निकालना है। If if mole fraction of if
मोल फ्रैक्शन ऑफ if mole fraction of water is if mole fraction of solvent भी लिख सकता है वो, वाटर लिखे या सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट लिख रहा है तो भी आप वाटर ही मान के चलेंगे। मान लीजिए यहां लिख दिया इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो वो वाटर ही है, याद रखिएगा। कई बार वाटर लिख के नहीं देता। अब देखो यहाँ पे क्या समस्या है कि अब मैं इसको लिख दूं पूरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास आ रहा है, देखिए एक से कम ही आएगा, याद रखिएगा, है ना, एक से ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ 1/4, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1/4। ठीक, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1/2, जो आपकी मर्जी है वो लिख दीजिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और कुछ नहीं मेरे हिसाब से, मैं लिखता हूँ 1/3। ठीक, तो जब भी ऐसा लिखा हो फाइंड द मास ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1/3, तो सॉल्वेंट अगर लिखा हुआ है तो वो वाटर ही है, ये मान के चलिएगा, आप क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ XNaOH, XNaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, XH2 इज इक्वल टू 1, एज वी नो दैट, हमको पता है XNaOH, अभी मैंने आपको बताया कितने मोल फ्रैक्शन उन सबका सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है, इक्वल टू 1। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास दिया हुआ है NaOH, कितना दिया हुआ है, ये गिवन है 1/3 इक्वल टू 1। यहां से हो जाएगा NaOH इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/3। ठीक, और यहां से हो जाएगा XNaOH इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। जी हाँ, मोल फ्रैक्शन आ चुका है। अब मुझे निकालना है इसका मास, इसका मुझे मास फाइंड आउट करना है। तो मास कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, वो हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मास कितना होगा उस पर हम डिफाइन करते हैं। तो हमको पता है इनके बीच का रेशियो, क्या पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अभी हमने पढ़ा इसका रेशियो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो किस तरीके से होगा, WH2O mass given mass of water upon molar mass of water upon given mass of NaOH upon molar mass of NaOH। तो फिर यहां से क्या होगा, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे आगे की बात। तो यहां से हो जाएगा XH2O, XH2O हमारे पास कितना है, XH2O हमारे पास है 1/3, और ये जो हमारे पास है NaOH ये हमारे पास है 2/3, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया, इज इक्वल टू, हमारे पास वाटर का मास भी नहीं दिया हुआ, ओहो वाटर का मास भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, 18 अपॉन इसका भी नहीं दिया है मास NaOH, रेशियो निकल जाएगा, मास तो निकलना मुश्किल लग रहा है मुझे भी, 40। यहां से हो जाएगा कितना, 1/3 इंटू 3/2। क्वेश्चन गलत हो गया, पूरा लिख नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1/2 इक्वल टू, यहां से हो जाएगा WH2O अपॉन 18 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 40 अपॉन WNaOH। ये हमको फाइंड आउट करना था, पर वाटर का हमारे पास नहीं है, इसलिए फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। और बाय द वे ये क्वेश्चन मिस्टेक, आई मीन क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व तो ऐसे ही करना है आपको। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आने वाला है 1/2, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1 अपॉन 40 इंटू 2 इज इक्वल टू WH2O अपॉन WNaOH। ठीक है,
जब भी ऐसा हो तो आप इसका 1000 ml 1000 ग्राम ले सकते हैं वाटर का। जब कुछ लिखा ही नहीं तो फिर 1000 ग्राम हमको लेना पड़ेगा। 18/80 इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन WNaOH। तो हमारे पास सारे जुगाड़ हैं, इससे हम कर भी सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। WNaOH इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 80/18। इससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जी हाँ, 4.4। 4.4 और इसमें एक पॉइंट दे दीजिए, तो 4 हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से कटे इसमें और 2 जीरो, 4400 ग्राम हो जाएगा। तो WNaOH 4400 ग्राम हो जाएगा। WNaOH ये आ जाएगा 400 ग्राम। तो इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत बेस्ट है तो इतना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा, ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो उस समय आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ से आया था 1/3 और ये आया था 3/2, यहाँ से दोनों कैंसिल हो गया था। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से शुरू हुआ है। इस तरीके से हमने शुरुआत की है, यहाँ से हम चले आए शुरुआत करके, और यहाँ से चले आए शुरुआत करके, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो एट द एंड हमारे पास जो आ गया मास, वो आ गया WNaOH, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4400 ग्राम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।